Everyone, today we are here with another chapter of NCRT series, and this chapter is photosynthesis in higher plant. So, without wasting any time, let's get started. All animals, including human, depends on plant for their food. जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस भी एनिमल है क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल है, तो हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए. Have you ever wondered from where plants get their food? क्या आपने ये कभी सोचा कि ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ से अपना फूड, मतलब इनको कहाँ से फूड मिल रहा है, या क्या ऐसा है कि इनको फूड मिल रहा है. Green plants in fact have to make, or rather synthesize, the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. तो जितने भी मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं फूड को, और उस फूड को सिंथेसाइज करने के लिए उन्हें और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है. द ग्रीन प्लांट्स मेक, और रादर सिंथेसाइज, द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. तो अभी जो ग्रीन प्लांट हैं ये क्या कर रहे हैं, या तो सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड को, तो इनको फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इनको चाहिए होती है फूड की मतलब फॉर्मेशन के लिए, तो इसीलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. You have already learned that autotrophic nutrition is found only in plants. तो हमें ये चीज़ एक मतलब हमने ये चीज़ एक पढ़ी होगी कि जो ऑटोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खुद का फूड सिंथेसाइज करना, ये हमें प्लांट्स में मिलता है. एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेट्रोट्रॉप्स. और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. So green plants carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to derive the synthesis of organic compounds. तो अब ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करते हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें फिजिकली भी इसमें नीड है, ठीक है, और केमिकली भी एंजाइम्स इसमें काम कर रहे हैं. तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो गई जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज कर रहा है ग्रीन प्लांट. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. तो जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं सिंथेसिस, तो अब क्या है, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. जो बेसिस है लाइफ, मतलब जो अर्थ पे जो बेसिस है लाइफ का, वो फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स. अब दो रीजन्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है. एक तो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ. मतलब जितना भी फूड इस अर्थ में प्रेजेंट है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस है. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स. अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है यही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, O2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ. तो अगर आपने ऐसा सोचा होगा तो हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है. तो अब ये क्या है कि दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो अब ये चैप्टर बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस करता है कि जो ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो क्या कर रही है, वो बहुत सारी रिएक्शंस में वो ट्रांसफॉर्म करती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. नाउ वी हैव दैट व्हाट डू वी नो. हमें क्या पता है. अब इस चैप्टर में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है वो हमें यहाँ पे हम ये देख लेंगे. सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू यू नो, व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है इस टॉपिक के बारे में. उसके बाद अर्लियर एक्सपेरिमेंट, पहले साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने के लिए. फिर है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, इसमें कितने पिगमेंट्स यूज़ हैं, लाइट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ATP NADPH का यूज़ क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, और जो फैक्टर्स होते हैं जो ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस.
that let us find out what we already know about photosynthesis. तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में. सो सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन अर्लियर क्लासेस. अब कितने किए वो आप जानो बट ये बच्चों को कराते हैं कि हम एक ग्रीन लीफ लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो हम उसमें लाइट CO2 जो है वो चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए. तो हम क्या करते हैं, उस पत्ती में हम कुछ ब्लैक कलर का टेप लगा देते थे. तो और उसको उसमें क्या होता था, फिर एक्सपोजर नहीं होता था लाइट का. तो वो जो एरिया जिसमें हमने टेप लगाया होता था उसमें फिर मतलब वो फिर थोड़ा ग्रीन से मतलब ग्रीन नहीं रहता था वो. तो हमारे अर्लियर मतलब हमने ये, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि स्टार फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है लीव्स में. तो वेरीगेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड, ठीक है, ब्लैक पेपर से, उसको हमने एक्सपोज किया लाइट में. तो जब हमने उसकी टेस्टिंग की उस लीव की तो हमें मतलब स्टार्च जो था वो हमें प्रेजेंट दिखा. तो मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट स्टार्च बनाते हैं लीव्स में, ठीक है. और जो पार्ट हमने एक्सपोज नहीं किया था जिसमें हमने ब्लैक पेपर लगा दिया था वहाँ पे हमें स्टार्च नहीं मिला. तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट बचपन में कराते रहते हैं बच्चों को. अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उसी एक्सपेरिमेंट की. फिर हमने क्या किया कि एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया है इसमें कि हमने एक लीफ ली, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें कि मतलब कि वो लीफ जुड़ी हुई है पेड़ से, ठीक है. और फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, और वो टेस्ट ट्यूब जो कि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, KOH प्रेजेंट है, वो कॉटन में सोक्ड है. तो हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने उसको हाफ एक्सपोज कराया एयर से और जो सेटअप था वो हमने लाइट में रखा, तो वो जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है उसकी जो 2 लीव्स हैं वो हमें मिली कि जो लीफ है वो क्या है, स्टार्च पॉजिटिव हो गई फिर, ठीक है. और जो ये इसकी प्रेजेंस है ये हमें बताती है कि CO2 जो है वो चाहिए होती है. अब हमारे जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट है, ये तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट पढ़े कि जो बचपन में हमें कराते हैं. अब हमें वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं जो साइंटिस्ट ने किए अपने टाइम पे, ठीक है. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमें मतलब ये सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें धीरे धीरे नॉलेज मिल रही है कि किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है उसका मैकेनिज्म है. तो अब एक साइंटिस्ट है हमारे पास, जोसेफ प्रिस्टले. तो इन्होंने 1733 से 1804 जो टाइम है इसके बीच में किए हैं ये साइंटिस्ट. तो इन्होंने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. मतलब एक्सपेरिमेंट क्या, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट. और इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो एयर है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक ग्रीन प्लांट के डेवलपमेंट में. तो अब प्रिस्ले ने क्या किया कि इन्होंने मतलब इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की 4 साल बाद, दैट इज 1774 में. सो प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड जार, अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. इसमें क्या है, एक जार लिया, पहले चूहा नहीं है, मतलब पहले वाला एक्सपेरिमेंट पर चूहा नहीं है, खाली एक जार है और एक कैंडल है. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया थोड़ी देर में ये जो कैंडल है ये बुझ जा रही है, ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में. फिर उन्होंने एक माउस पकड़ के रख दिया. तो जो माउस था वो भी क्या हो गया, वो क्लोज कंटेनर में सफोकेट हो गया और ही डाइड. तो अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि कैंडल की बर्निंग के लिए और एक एनिमल की ब्रीदिंग के लिए एयर जो है वो चाहिए ही होती है, ठीक है. बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन सेम बेल जार. अब उन्होंने क्या किया, माउस रखा, कैंडल रखी, मिंट का एक पौधा रख दिया, पुदीने का पौधा. तो अब ये जो माउस था ये भी जिंदा रह गया और जो ये कैंडल थी वो भी बर्निंग स्टेट में रह गई.
तो ये जो प्रिस्टले है, इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी अपनी वो ये थी कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर whatever ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो ये कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट्स एयर में वो चीज़ वापस लेके आ रहे हैं जो चीज़ ये एनिमल और ये जो बर्निंग कैंडल है ये ख़त्म कर रही है। नाउ कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। अभी आप इमेजिन करते रहो कि किस तरीके से उसने ये कंक्लूड कर दिया। रिमेंबर ही वुड नीड टू rekindle the candle to test whether it burns after a few days. So using a setup as the one used by Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम जेन इग्नहाउस है, ठीक है। अब जेन इग्नहाउस ने क्या किया, एक बार ये जो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये चूहा जो है जिंदा बच जा रहा है, उन्होंने इस सेटअप को क्या किया, एक बार धूप में रखा और एक बार छाया में रखा। तो शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर फ्लॉडेड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स। तो अब ये पता चल गया हमें, और एक और चीज़ पता चली कि ये जो बर्निंग कैंडल है और ये जो ब्रीदिंग एनिमल है, इसके लिए जो प्लांट एयर प्योरीफाई करके दे रहा है, तो उस प्लांट स्टार्टेड विद दिस। सो यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन आवर अर्लियर स्टडी जो हमने चैप्टर 8 पढ़ा। उसमें हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इधर हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स में होती है प्लांट्स, बट इट डज नॉट ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब लीव्स के साथ साथ जो और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पे भी ये प्रोसेस होती है। सो यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमने प्रीवियस अपने यूनिट्स पढ़ी हैं उनमें हमने ये पढ़ा कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एक लीफ में। सो यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोन द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये मेसोफिल सेल्स की मतलब जो वॉल्स होती है वहाँ पे इसने अलाइनमेंट किया होता है, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि इनको ऑप्टिमम क्वांटिटी है मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ मतलब लाइट जो है वो मिल रही है। सो हम जो अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट है वो फ्लैट सरफेस में पैरेलल हो रही है या फिर मतलब वो परपेंडिकुलर हो रही है। सो दैट्स द क्वेश्चन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लास इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। Within the chloroplast, there is membranous system consist of grana। ये डायग्राम हमको यहाँ पे भी दिया है ये। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसको हम ग्रेना कहते हैं। तो ये दिस इज ग्रेना, दिस इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट दैट इज द स्ट्रोमल लैमेला एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रोमल लैमेला है, ये है स्ट्रोमल लैमेला, और दूसरी हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रोमा जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे क्लियर डिवीजन है जो लेबर का क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट की ट्रैपिंग के लिए और सिंथेसिस के लिए एटीपी की और एनएडीपीएच की। और जो स्ट्रोमा होता है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं और वो शुगर की सिंथेसिस करती हैं, जो बदले में क्या फॉर्म करता है, जो स्टार्च की फॉर्मेशन करता है। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन जो डायरेक्टली मतलब लाइट पे डिपेंड कर रही हैं, लाइट से ड्राइव हो रही हैं, इनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं और इनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं।
So the latter are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction that is ATP and NADPH. तो इसके बाद जो रिएक्शंस होती हैं वो लाइट ड्राइवन नहीं होती है, मतलब उनमें लाइट जो है वो यूज़ नहीं होती है, बट जो उनका प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, इनसे हमने इनको डार्क रिएक्शंस कह दिया, जो कि कार्बन रिएक्शंस भी होती हैं. हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर लाइट इंडिपेंडेंट. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं ये मतलब ये डार्कनेस में हो रही हैं या फिर ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है. हमें मतलब ये डिपेंडेंट होती हैं, लाइट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ATP और NADPH उन पे डिपेंडेंट होती हैं. तो अब इसमें हमें जो ये क्लोरोप्लास्ट है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. पहले इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है. स्ट्रोमल लैमेला है और ये ग्राना जो है ये प्रेजेंट है. स्ट्रोमा प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हैं. Then we have the next, which is how many types of pigments are involved in photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस में कितने तरीके के पिगमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सो लुकिंग एट प्लांट्स, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves even in the same plant. तो आपने कभी देखा है और ये चीज़ को मतलब ऑब्जर्व किया है और इसमें वंडर किया है कि किस तरीके से जो एक प्लांट होता है, मतलब सेम प्लांट में भी बहुत सारी शेड्स होती हैं ग्रीन की, वो कैसे प्रेजेंट होती हैं. सो वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. तो अब हमने इसके लिए मतलब इसका जो आंसर था वो हमें ऐसे मिला कि हमने क्या किया, हमने इन जो लीफ के पिगमेंट्स थे इन ग्रीन प्लांट्स के, उनको हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या किया, अलग अलग किया. सो अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स शो दैट कलर दैट वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट्स बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स. तो हमें ये पता चला कि 4 तरीके की पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं एक लीफ में. एक तो क्लोरोफिल A है, दूसरा क्लोरोफिल B है, तीसरा है जेंथोफिल और चौथा है कैरोटीनॉइड. क्लोरोफिल जो A है वो ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का है, और फिर मतलब जो क्लोरोफिल B है वो येलो ग्रीन है, जेंथोफिल येलो है एंड कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज. तो ये हमें एक दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमें क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट में. तो वो ये है, इस तरीके से जो ग्राफ है, ग्रीन, कैरोटीनॉइड येलो, ये ब्लू, इस तरीके से हमें शोन है. तो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. सो ये जो है ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो वेरियस रोल्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में ये पिगमेंट्स प्ले करते हैं. तो हमें दिया हुआ है कि लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल A पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो जो क्लोरोफिल A है उसमें हम डिफरेंट पिगमेंट्स की लाइट क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं. ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज द विबग्योर. सो हमने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, जो कि this next graph given which is of rate of photosynthesis and measure of O2 release. तो क्लोरोफिल A के लिए रेट ऑफ फोटो मतलब क्लोरोफिल B के लिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गुड, और जहाँ पे क्लोरोफिल A की परसेंटेज कम है वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा रेट डिक्रीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस का. A में फिर थोड़ा बढ़ रहा है. और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन है किसका, क्लोरोफिल A स्पेक्ट्रम में सुपर इम्पोज है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. ये मतलब जैसे ये 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो है, तो वहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन इतना हो रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है. देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ a question given that can you determine की wavelength of मतलब wavelength color of light at which chlorophyll shows that maximum absorption does it show another absorption peak at another wavelength too. तो if yes then why which one. तो अब हमारे पास ये है कि हमें
जो वेवलेंथ्स हैं वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है उनकी मतलब प्लांट की अकर करती है उनमें। सो शोइंग द वेवलेंथ्स एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन अ प्लांट। तो हमें दी हुई है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो मतलब कहाँ किस वेवलेंथ में हो रही है। सो कैन यू सी दैट द वेवलेंथ्स एट विच देयर इज़ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए। तो हमें ये मतलब हमें ये दिखाया है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए का वो ब्लू और रेड रीजन में होता है, जहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है। उसके बाद हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो एक चीफ पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ this graph together shows that the most of photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum। तो हमें ये पता चलता है कि जो photosynthesis है वो blue और red region में क्या है spectrum के है। some photosynthesis just take place at the other wavelengths ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। और बहुत सारे जो मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। तो ये होता कैसे है कि दो क्लोरोफिल इज़ द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक मेजर पिगमेंट होता है लाइट को क्या करने का, ट्रैप करने का। अदर थैलेकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड विच आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है वो मतलब मेजॉरिटी में वो लाइट की ट्रैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब जो बाकी के ये जो 3 पिगमेंट हैं जो कि क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड है, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। और ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को कई हद तक और फिर उसके बाद क्या है ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to utilize for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। तो ये वाइड रेंज जो वेवलेंथ की है इनकमिंग लाइट की उसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो क्लोरोफिल ए है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं उसके फोटो ऑक्सीडेशन से। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है इसको हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। और इसमें क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी के केमिकल इंटरमीडिएट भी बनते हैं जिनको हम ATP या NADPH कहते हैं। बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज हैं 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, एक होता है फोटोसिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटोसिस्टम 2। तो ये जो फोटोसिस्टम 1 और 2 नाम दिया हुआ है ना, ये इनका सीक्वेंस जो है ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे है, ना कि इनके फंक्शन के बेसिस पे। सो द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज़ PS मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। तो ये 100 ऑफ पिगमेंट्स हैं जो कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन से बाउंडेड हैं उनके साथ है। सो ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो जितने भी फोटोसिस्टम्स होते हैं उनमें क्या है, सारे के सारे क्लोरोफिल ए के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एटिनल। तो इसमें एटिनल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये फोटोन्स हैं, ये एब्जॉर्ब पिगमेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं मॉलिक्यूल में, रिएक्शन सेंटर है और ये प्राइमरी एक्सेप्टर है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो पिगमेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को और ज़्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट जो वेवलेंथ होती हैं लाइट की उन्हें। तो एक जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो क्या है, वो रिएक्शन सेंटर की फॉर्मेशन करता है। द रिएक्शन सेंटर इज़ डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम्स। तो ये रिएक्शन सेंटर दोनों फोटोसिस्टम्स में अलग अलग होता है। In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 नैनोमीटर। PS1 में इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है वो 700 नैनोमीटर होती है जिसको हम P700 कहते हैं। और जो PS2 होता है उसमें जो इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है पीक वो 680 नैनोमीटर की होती है, तो हम इसको P680 बोलते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है अब। तो ये PS सिस्टम 1 और PS सिस्टम 2 है।
तो हम को समझते हैं। तो पीएस सिस्टम 2 में क्या होता है, जो रिएक्शन है सेंटर है क्लोरोफिल ए का, वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को, जो कि रेड लाइट है, जो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रही है और फिर जंप करा रही है ऑर्बिट में, फार मतलब दूर, एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर जंप करा रही है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, ये कलेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जो कि साइटोक्रोम के बने हुए होते हैं। तो हमें इस 13.5 में हमें एक जेड स्कीम लाइट रिएक्शन दी हुई है। तो इसमें क्या है, ये जो है ये लाइट फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को उछाल रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और फिर ये NADPH मतलब NADP से NADPH की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ADP को मैं जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो ATP की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डाउन हील। तो ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये डाउन हील मूवमेंट होता है इस टर्म इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मतलब ये यूज़ नहीं होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, बट पास ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1, दैट इज़ PS1। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of 700 nanometer। तो अभी जो PS1 होता है ये कब एक्साइटेड हो जाता है, ये तब एक्साइटेड हो जाता है जब ये जो लाइट है वेवलेंथ 700 वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है दूसरे जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल के होते हैं उनमें। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हील अगैन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डाउन हील में मोशन करते हैं एंड दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डाउन हिल में मूव कर रहे हैं और जो मॉलिक्यूल है इनका ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच NADP प्लस जो है वो है, ठीक है। तो अब जो एडिशन है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है NAD पॉजिटिव को NADPH प्लस H पॉजिटिव में। तो अभी जो होल स्कीम है जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की है वो PS सेकेंड से स्टार्ट हो रही है। जो इसका अपहील एक्सेप्टर है और जो डाउन हील इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है दैट इज़ PS1, ये क्या है, ये एक्साइट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को और ट्रांसफ़र करती है एक्सेप्टर को, मतलब फाइनली डाउन हील में दैट इज़ NADP पॉजिटिव, और रिड्यूस करती है NADPH को और H पॉजिटिव को। तो ये एक Z स्कीम होती है। सो ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से दिस शेप इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑल कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो ये जो स्केल है मतलब ये तब सीक्वेंस जो है ये तब शेप लेता है जब ये रिडॉक्स पोटेंशियल की जो स्केल है ये प्रेजेंट होती है। देन वी हैव द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये वाटर किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है। सो द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो अभी जो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज़ हो रहे हैं, ये कहीं मतलब इनको रिप्लेस करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो अभी जो रिप्लेसमेंट है ये H2O को स्प्लिट करा के लेते हैं। तो जब हम H2O को स्प्लिट कराते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या है, 2 H आयंस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिर जाके वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पे हुई है उसमें फिल हो जा रहे हैं और ये क्या क्रिएट कर रहा है, ऑक्सीजन को क्रिएट कर रहा है जो कि फोटोसिंथेसिस का एक नेट प्रोडक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए इसके रिप्लेसमेंट के लिए जो रिमूव हो रहे हैं PS1 से, वो हमें PS2 में क्या है प्रोवाइड हो रहे हैं। सो वी नीड टू एम्फसाइज हेयर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2। तो जो ये वाटर का एसोसिएशन का जो मतलब जो वाटर का स्प्लिटिंग का जो कॉम्प्लेक्स है ये PS सेकेंड से एसोसिएटेड है, which itself is physically located on the inner side of membrane of thylakoid। और ये जो PS सेकेंड है ये थैलाकॉइड की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है साइक्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक।
लेट्स गेट स्टार्टेड विद द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी of extracting energy from oxidable substance and store this in form of bond energy। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, और वो कैपेबिलिटी ये होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी को जो ऑक्सीडेबल सब्सटेंस होते हैं उनसे, और उसको स्टोर करते हैं वो एक मतलब एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। सो स्पेशल सब्सटेंस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। तो अब जैसे स्पेशल सब्सटेंस है जैसे कि ATP हो गया, ये क्या करता है, इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड्स में कैरी करता है। द प्रोसेस थ्रू विच ATP is synthesized by the cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। तो ये जो ATP की सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो बेसिकली ATP सिंथेसाइज होता है दो जगह पे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट में। और जो इसकी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय synthesis of ATP forms ADP and inorganic phosphate in the presence of light। तो बेसिकली जो ATP है, ATP से हम मतलब ATP जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके बन रहा है लाइट की प्रेजेंस में। ये देखो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके ATP बन रहा है, दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देन वी हैव व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क्स इन अ सीरीज। तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स जो हैं वो एक सीरीज में काम कर रहे हैं। जो PS2 है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और फिर वो PS1 में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की। तो ये हमें दी हुई है, ये हमें साइक्लिक दिया हुआ है, हमें नॉन साइक्लिक दिया है कहीं, हमें नहीं दिया है। मतलब हमें मतलब नॉन साइक्लिक यही होता है, एक से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है, ठीक है। द फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक से इलेक्ट्रॉन जंप होकर दूसरे में जाता है, और यही जो चेन है ये हमको स्कीम जो है, ये Z स्कीम जो होती है हमको जहाँ पे शोन होती है, वही क्या होता है, साइक्लिक टाइप का होता है। इसमें ADP और NADPH दोनों क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के मेथड से, जो हमें यहाँ 13.5 में शोन है ये, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ जो PS1 है, सिर्फ वो फंक्शनल है जब, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सर्कुलेट करा रहा है उस फोटो सिस्टम के अंदर। और जो ये फॉस्फोराइलेशन है ये मतलब साइक्लिक फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का, उसके साइक्लिक फ्लो से हो रहा है। तो एक जो पॉसिबल लोकेशन है जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। So while the membrane or lamella of the grana has both PS1 and PS2, the stroma lamina membrane lacks PS2। तो अब ये जो ग्रेना की लेमा होती है उसमें PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये स्ट्रोमा लैमेला होते हैं, और इनमें PS2 जो होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। तो ये क्या होता है, NADP मतलब NADP जो होता है वो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पास नहीं करता है NADPH को, लेकिन वो क्या करता है, उसको वापस से PS1 के जो कॉम्प्लेक्स है उसी में साइकिल बैक कर देता है। तो ये जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये जो साइक्लिक फ्लो है ये किस चीज़ में रिजल्ट करता है, ये सिंथेसिस ऑफ ATP में रिजल्ट करता है, लेकिन NADPH+H+ के उसमें सिंथेसिस में नहीं करता। सो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर वैन only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तो ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ये तब होता है जब जो ये लाइट है ये किसके बियॉन्ड हो, ये 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड हो, मतलब अवेलेबल हो, तो ये होता है। हमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो लाइट है वो पड़ रही है क्लोरोफिल में, दैट इज़ जो P700 की लाइट है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और वापस से इलेक्ट्रॉन फिर से इसी में आ जा रहा है, तो ये एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ अ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो ATP सिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में वो कैसे हो रही है। द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म।
तो अब ये जो एटीपी की सिंथेसिस एक्चुअल में कैसे क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, ये हम कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस से सीखेंगे। और ये जो कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस है, ये हम एक मैकेनिज्म से के थ्रू एक्सप्लेन करता है हमको, ठीक है। लाइक इन रेस्पिरेशन, इन photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient occur across a membrane। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एटीपी की सिंथेसिस करता है, और ये जो एटीपी की सिंथेसिस है ये लिंक्ड होती है प्रोटोन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट के साथ मेम्ब्रेन में, ठीक है। दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलाकॉइड, और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं थैलाकॉइड की। देयर इज वन डिफरेंस दो हेयर द प्रोटोन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोटोन का एक्यूमुलेशन होता है ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इन ल्यूमन में, इन रेस्पिरेशन फोटोन्स एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, जो प्रोटोन का एक्यूमुलेशन होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत क्या होता है, मूव करता है। सो लेट इट अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो प्रोटोन का ग्रेडियंट है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये कैसे होता है। सो वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज अ प्रोटोन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एक्टिवेशन है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे हो रहा है और उसका फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये डिटरमाइन करने में कि ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है ये डेवलप होता कैसे है। तो पहला इसका हमको स्टेप दिया हुआ है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होती है वो इनर साइड, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे होती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोन है और जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस होता है वाटर की स्प्लिटिंग से। और ये जो है इनका एक्यूमुलेशन कहाँ हो जाता है, इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है ल्यूमन में, जो थैलाकॉइड की ल्यूमन होती है उसमें। तो हमें एटीपी सिंथेसिस दी हुई है इस कीमोऑस्मोसिस के थ्रू। तो हमें क्या करना है, हमें ये एक दिया हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रोमा है, इसमें लो क्या है, लो H पॉजिटिव है, यहाँ से लाइट आई और ये PS मतलब जो P680 है यानी PS सेकेंड है, वहाँ पे लाइट पड़ी, ऑक्सीडेशन कराया पानी का, H+ निकला और O2 रिलीज़ हो गई। अब ये जो H+ है ये आ रहा है यहाँ, ठीक है, और H+ आ रहा है इधर CF0, और यहाँ पे CF1 जो है वो रिलीज़ हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है। ATP प्लस ADP ATP की फॉर्मेशन कर रहा है, और फिर ये जो है H+ आ रहा है यहाँ पे कहाँ, साइटोक्रोम B6F में, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन में आ रहा है, प्लास्टोक्विनोन से ये फिर इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है प्लास्टोसाइनिन में, और फिर PS1 में आके यहाँ से NADPA और NADPH की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये ल्यूमन है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है ये। अब बी क्या है, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम से मूव कर रहे हैं, प्रोटोन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोटोन होते हैं ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H कैरियर। तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि बाहर के साइड में मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, लेकिन ये H+ को कैरी करता है, ठीक है। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटोन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये प्रोटोन को रिमूव करता है स्ट्रोमा से उस टाइम पे जिस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा होता है। सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane.
देन हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें यही हो रहा है कि जो NADPH है, रिडक्टेज एंजाइम है, वो स्ट्रोमा की साइड में लोकेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्टर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं PS1, वो क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको नेसेसरीली रिड्यूस कर रहे हैं NADP+ को NADPH और H में। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये फिर क्या होते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से। सो हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर। तो अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन्स होते हैं स्ट्रोमा में, ये क्या होते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं नंबर में। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन्स है, ये एक्यूमुलेशन इनका होता है ल्यूमन में। सो दिस क्रिएट्स अ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस एक प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन कर देता है, जो कि मेज़र हम कर सकते हैं डिक्रीज इन pH, मतलब जब डिक्रीज होता है जो pH में, उससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। सो वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटोन ग्रेडियंट, हमें प्रोटोन ग्रेडियंट में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? दिस ग्रेडियंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसीलिए हम इतना इंटरेस्टेड हैं क्योंकि जो प्रोटोन ग्रेडियंट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो ब्रेक डाउन है ग्रेडियंट का, वो ATP की सिंथेसिस को लेड कर रहा है। So the gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane। तो ये जो gradient होता है ये ब्रेक होता है, मतलब इसका ब्रेक डाउन होता है, इसका जो मूवमेंट होता है प्रोटोन का मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है स्ट्रोमा में, ट्रांस में मेम्ब्रेन चैनल से, जो कि CF0 के होते हैं और ATP सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये जो ATP सिंथेस हैं ये 2 पार्ट के ये 2 पार्ट होते हैं इनके। एक तो होता है CF0 जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है एंड फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ proton across membrane. The next is the other portion is called CF1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. तो जो दूसरा पोर्शन है CF1 का, जो आउटर सरफेस होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का, वहाँ पे होता है वो जो स्ट्रोमा का फेस होता है वहाँ पे साइडेड। So the breakdown of gradient provides enough energy to cause a conformational change in CF1 particle of a ATP synthetase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. तो अब ये जो ग्रेडियंट है ये मतलब ये जो होता है ये एनर्जी का कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है CF1 पार्टिकल से, जो कि ATP सिंथेस का काम करता है। और ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है सिंथेसाइज करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल को जो एनर्जी पैक्ड ATP होते हैं उन्हें। नाउ कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन। तो जो कीमोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोटॉन पंप की, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की और एक ATP सिंथेस की। एनर्जी इज़ यूज टू पंप प्रोटोन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो हमें एनर्जी की चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होती है इस प्रोटोन पंप को चलाने के लिए एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और हमको एक ग्रेडियंट जो होता है, मतलब हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है, हमें वो ल्यूमन में क्रिएट करना होता है। तो ये जो ATP सिंथेज है वो क्या करता है, वो जो चैनल होता है वो अलाउ करता है डिफ्यूजन को, मतलब प्रोटोन के डिफ्यूजन को एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये जो एनर्जी होती है ये मतलब दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेस एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये एनर्जी इनफ होती है ATP की फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जो NADPH होता है वो भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। जो ATP होता है वो इमीडिएटली बायोसिंथेसाइज रिएक्शंस में चले जाता है स्टोमा में, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 की फिक्सेशन के लिए और शुगर की सिंथेसिस के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ वेयर, कहाँ पर जो ATP है और NADP है वो यूज़ होते हैं। दूसरी हमारे पास आ गई रिडक्शन। तो देयर आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारी सीरीज में रिएक्शंस होती हैं जिससे कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH फॉर
रिएक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। तो अब ये जो फिक्सेशन है 6 मॉलिक्यूल्स का CO2 का, वो 6 जो है वो 6 साइकिल में क्या कर रहे हैं, मतलब जो 6 टर्न्स हैं साइकिल के उसमें रिक्वायर होती है, और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ये ग्लूकोज को इस पाथवे में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ रीजनरेशन। तो अब फिर क्या है, ये ट्राई फॉस्फेट की फॉर्मेशन हुई, शुगर और सुक्रोज और स्टार्च बना। अब रीजनरेशन की प्रोसेस है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, जो CO2 है वो एक्सेप्टर जो RUBAP होता है वो क्या करता है, वो क्रूशली जो उसकी साइकिल होती है उसको कंटिन्यूसली क्या करता है, अनइंटरप्टेड चलते रहने देता है। जो रीजनरेशन स्टेप है उसमें जो ATP है वो फॉस्फोराइलेशन से बनता है और RUBP मतलब RUBP की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो CO2 मॉलिक्यूल होता है ये एंटायर केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH मतलब इसमें चाहिए होते हैं इसके फिक्सेशन के लिए। तो it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH using in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place। तो ये जो नंबर होते हैं ATP के और NADPH के डार्क रिएक्शन में जब हम यूज़ करते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन से होता है। सो टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंड ग्लूकोज दैट इज 6 टर्न्स ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न लगते हैं साइकिल के, ठीक है। और ये जो वर्क होता है ये ATP और NADPH मॉलिक्यूल जो होता है रिक्वायर होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए केल्विन पाथवे में। So it might help you to understand all of this. If we look at what goes in and what comes out of the Kelvin cycle, तो 6 CO2 अंदर गए, एक ग्लूकोज बाहर आया, 18 ATP गए, 18 ADP आए और 15 और 12 NADPH गए और 12 NADP बाहर आए। ये केल्विन साइकिल C3 हो गया। अब हमारे पास C4 पाथवे है। C4 पाथवे के बाद हमारे पास फॉस्फोर रेस्पिरेशन आता है, फोटो रेस्पिरेशन। देन वी हैव फैक्टर्स विच अफेक्ट मतलब जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, एंड द चैप्टर इज ओवर आफ्टर दैट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये साइकिल्स, ये किस तरीके से, ये पाथवे ये कैसा है। जो प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, तो जो प्लांट जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में अडेप्टेड होते हैं उनमें ये C4 पाथवे हमें दिखाई देता है। तो C4 पाथवे में क्या होता है, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है वो पहले CO2 फिक्सेशन का काम करता है C3 पाथवे से, और उसके बाद जो है ये बायोसिंथेसिस पाथवे मेनली होता है। इसमें क्या होता है, ये अब C3 से डिफरेंट किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनकी कुछ स्पेशल उनमें चीज़ होती है, उनमें स्पेशल टाइप की जो लीफ एनाटॉमी है वो होती है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जो हाइयर टेम्परेचर होता है वो उसको सहन करने की उनमें शक्ति होती है। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज़, तो बहुत ज़्यादा हाई जो लाइट इंटेंसिटीज़ होती हैं वो ये शो करते हैं। दे लेक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रोडक्टिविटी में क्या है बायोमास में होते हैं। तो हम इसे हम एक करके हम समझते हैं। जो स्टडी है वर्टिकल सेक्शन के लीफ की C3 प्लांट की और जो C4 प्लांट है उसकी क्या होती है, जो पर्टिकुलरली जो लार्ज सेल्स होती हैं वेस्कुलर बंडल की, वो C4 प्लांट्स की हम उनको बंडल शीट सेल्स कहते हैं। और ये जो लीव्स होती हैं ये इनकी जो एनाटॉमी होती है वो क्रेन्स एनाटॉमी होती है। अब ये जो क्रेन्स एनाटॉमी होती है इट मीन्स विड्थ एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो ये जो बंडल शीट्स होती हैं, सेल्स होती हैं, ये बहुत सारी सेवरल लेयर्स की हो सकती हैं वेस्कुलर बंडल के आसपास। तो ये क्या होती हैं, ये कैरेक्टराइज्ड होती हैं, एक से ज़्यादा नंबर इनके क्लोरोप्लास्ट के होते हैं। जो थिक वॉल होती है ये इम्परवियस होती है, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है इनमें, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इंटरनल सेलुलर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो ये जो
मतलब हम जो इसमें कट करते हैं सेक्शन को एक लीफ के, मेज के और सरगुन करके इसमें दिया हुआ है, तो हम उसमें क्रेन्स एनाटॉमी क्या है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीजोफिल सेल्स होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इट could be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants। तो हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकती है कि हम अलग अलग जो लीव्स हैं उनकी मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को हम क्या करें, कलेक्ट करें, और उनको फिर हम कट करके उनका जो ट्रांस सेक्शन, उनका जो वर्टिकल सेक्शन है वो जब हम ऑब्जर्व करें तो ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हम बंडल शीट्स को देखते हैं, वेस्कुलर बंडल्स को, तो ये जो बंडल शीट्स हैं वो हमें मतलब इस चीज़ में मदद करती हैं कि कौन सा वाला C4 प्लांट है, मतलब आइडेंटिफिकेशन करने में C4 प्लांट की। तो अब जो ये स्टडी है, ये जो पाथवे की स्टडी शोन है, दिस पाथवे दैट हैज़ बीन नेम्ड द हैच एंड सैल्क पाथवे। तो ये हैच और सैल्क पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस होती है ये होती है, जो कि मतलब जो हम स्टडी कर सकते हैं, इसका जो पाथवे वो हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो पहले इसमें क्या है, जो CO2 का एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, जो कि मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। अब ये जो एंजाइम है ये किसके PEP कार्बोक्सिलेज दैट इज़ PEP केस के फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल्स लेक रुबिस्को एंजाइम। तो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। जो C4 एसिड है, जिसको हम OAA कहते हैं, जो फॉर्म होता है मीजोफिल सेल्स में, it then forms other 4 carbon compounds like malic acid and aspartic acid in the mesophil cells itself। तो अब ये जो 4 कार्बन के कंपाउंड हैं, जैसे कि मैलिक एसिड हो गया या एस्पार्टिक एसिड हो गया, तो ये मीजोफिल सेल्स में ही होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं बंडल शीट सेल में। जो C4 दैट इज़ C4 जो एसिड होता है वो ब्रेक होता है बाद में CO2 में और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में। तो ये जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं मीजोफिल में वापस, जहाँ पे क्या है ये कन्वर्ट होते हैं PEP में, और ये साइकिल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो CO2 रिलीज़ हुआ है बंडल शीट सेल से और वो फिर से C3 में गया है, तो ये कैल्विन पाथवे है और ये पाथवे कॉमन होता है प्लांट्स में। इसमें क्या है, बंडल शीट सेल्स हैं, cells are rich in enzyme that is Rubisco biphosphate carboxylase oxygenase that is Rubisco। ये PEP के इसको मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये जो बेसिक पाथवे होता है वो इस बात पे रिजल्ट करता है कि मतलब फॉर्मेशन, जो शुगर की फॉर्मेशन है उसमें। तो ये जो कैल्विन पाथवे है इसको कॉमनली हम C3 और C4 प्लांट मतलब में ये कॉमन होता है। तो हमने ये जो कैल्विन पाथवे है वो जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं C3 प्लांट की उनमें होता है, और ये जो C4 प्लांट है इसमें ये नहीं होता है। और ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये मतलब ये तो ये बंडल शीट सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में नहीं होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ फॉस्फोराइस्पाइरेशन। उससे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, मीजोफिल सेल है, एटमॉस्फेयर से CO2 आई, पायरुवेट फिनॉल बनाया, फिक्सेशन किया, C4 में ट्रांसपोर्ट हुआ, ये एसिड C4 एसिड डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, C3 एसिड बना, ये फिक्सेशन हो गया इसका CO2 का कैल्विन साइकिल में, ट्रांसपोर्ट हुआ, वापस से रीजनरेट हुआ। तो ये बंडल शीट सेल है और ये क्या है, ये मीजोफिल सेल है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। देन वी हैव फोटो रेस्पिरेशन। So let us try and understand one more process that create an important difference between C3 and C4 plant, that is photorespiration। तो C3 और C4 प्लांट में जो डिफरेंस होता है वो फोटो रेस्पिरेशन से हम कर सकते हैं उनके बीच में। तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए फोटो रेस्पिरेशन को
वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो हमें कैल्विन साइकिल का जो पहला स्टेप है उसे हमें थोड़ा और अच्छे से हमें जानना है। तो इसमें क्या है, पहले में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है पहले स्टेप में। ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो RuBP है वो कंबाइन होता है CO2 के साथ, और ये दो मॉलिक्यूल 3PGA के वो फॉर्म करते हैं। तो ये कैटलाइज करता है रुबिस्को को। ठीक है, तो RuBP प्लस CO2 इट गिव्स रुबिस्को और 2 × 3 PGA। तो अभी जो रुबिस्को है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है इस पूरे वर्ल्ड में। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो इसकी विशेषताएं हैं, वो इस बात से हैं कि बहुत एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है CO2 के लिए भी और O2 के लिए भी। जो रुबिस्को होता है उसके पास CO2 को बाइंड करने की ज़्यादा एफिनिटी होती है। जब CO2 और O2 बराबर होते हैं, मतलब बराबर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ये इमेजिन करना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, तो ये होता है जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है O2 की और CO2 की, वो डिटरमाइन करती है व्हेन विच ऑफ देम विल बाइंड टू द एंजाइम, कि कौन सा वाला इस एंजाइम से बाइंड करेगा। जो C3 है प्लांट में, उसमें जो O2 है वो बाइंड होता है रुबिस्को से, और जो CO2 है फिर उसका फिक्सेशन क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो रुबिस्को है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में PGA के। तो इसके बाद कन्वर्जन के बाद क्या है, ये जो एक इसमें से जो मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोग्लाइसराइड और फॉस्फोग्लाइकोलेट के फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो पाथवे होता है ये फोटो रेस्पायरेशन होता है। तो ये जो फोटो रेस्पायरेशन का पाथवे है ये नियरली किससे सिंथेसाइज हो रहा है, शुगर से। इसमें कोई भी मतलब ATP नहीं है, रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2। ये क्या है, CO2 को रिलीज़ करने का काम करता है ATP को यूटिलाइज करके। फोटो एस्पायरेशन जो पाथवे है वो सिंथेसाइज नहीं होता उसमें कोई भी ATP या NADPH। तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन जो है फोटो रेस्पायरेशन का वो हमें अभी तक पता नहीं है। जो C4 प्लांट है उनमें फॉस्फो रेस्पायरेशन नहीं होता है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है CO2 की कंसनट्रेशन को उसके एंजाइम की साइट में। So this takes place when C4 acid from carboxyl from mesophyll is broken down in the bundle sheet to release CO2. तो दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ CO2। तो इससे क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन होता है CO2 का वो बढ़ता है, और इसके साथ में क्या होता है, ये चीज़ इंश्योर होती है कि जो रुबिस्को का फंक्शन है वो कार्बोक्सिलेज की तरह होता है, मिनिमाइज कर देता है वो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को। तो अभी जो C4 है वो उसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, वो लेक करता है फोटो रेस्पायरेशन को। तो हमने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो प्रोडक्टिविटी होती है या जो यील्ड होती है ये बहुत अच्छी होती है इन प्लांट्स में हाइयर टेम्परेचर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर में टॉलरेंस को शो करते हैं। अब हमें ये एक फिल करने के लिए चार्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ से चूज़ करना है। तो कैल्विन साइकिल में किस तरीके की सेल्स हैं, मीज़ोफिल इधर यूज़ हो रही हैं और इधर बंडल शीट और मीज़ोफिल दोनों यूज़ हो रही हैं। इस तरीके से यू हैव टू फिल दिस चार्ट। तो ऊपर की अपनी जानकारी, अपनी जो पढ़ा है उस नॉलेज के बेसिस पे फिल दैट। Then we have the next, which is factors affecting photo respiration या photosynthesis। तो photosynthesis को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। जो फोटोसिंथेसिस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि जो प्लांट है उसकी यील्ड क्या होगी क्रॉप्स की, मतलब क्रॉप प्लांट्स में। जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस उसमें होते हैं, इंटरनली भी वो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नली भी वो इन्फ्लुएंस होता है। जो प्लांट के फैक्टर्स हैं जो ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, वो होता है नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मीज़ोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 का कंसंट्रेशन और क्लोरोफिल का अमाउंट। तो ये जो प्लांट है इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स हैं ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जेनेटिक जो प्री डिस्पोजिशन है और जो ग्रोथ है प्लांट की। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो होती है अवेलेबिलिटी की, सनलाइट कितनी अवेलेबल है, टेम्परेचर क्या है, CO2 के कंसंट्रेशन क्या है और वाटर क्या है। तो एक मतलब प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं,
स्टिमुलेट करते हैं ये, मतलब ये जो रेट है इसको अफेक्ट करते हैं ये। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरैक्ट होते हैं, जो इसका जो स्टिमुलस होता है ये अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को और CO2 के फिक्सेशन को। यूजुअली एक फैक्टर होता है जो मेजर कज होता है इनका, और बाकी सब क्या होता है, लिमिट करते हैं उनके रेट को। तो ये जो होता है ये क्या होता है, एक पॉइंट पे ये रेट डिटरमाइन करता है जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं सब ऑप्टिमल लेवल्स पे। तो अब ये जो सेवरल फैक्टर्स हैं बायोकेमिकल, उनको हम ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये इस तरीके के होते हैं कि जो केमिकल प्रोसेसेस हैं किस तरीके से अफेक्ट हो रही हैं एक से ज़्यादा फैक्टर्स से, और उनका जो रेट है वो किस तरीके से हो रहा है, वो कम हो रहा है या नियरली उनकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है या डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। So for example, despite the presence of green leaf, the optimal leaf and CO2 conditions, the plants may not photosynthesize and the temperature is very low. तो अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो जो लीफ है उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कराने के लिए। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और लाइट की इंटेंसिटी है। तो हम जो लाइट की क्वालिटी है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पे, या फिर कितना टाइम वो किस ड्यूरेशन में वो लाइट के एक्सपोजर में है। तो ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम इस फैक्टर को, ये अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब जो लीनियर रिलेशनशिप होता है इंसिडेंट लाइट का और CO2 फिक्सेशन के रेट का, वो लो लाइट इंटेंसिटी का होता है। हायर लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, ये जो है ये ग्रेजुअली जो रेट है ये क्या है, ये किसी भी तरीके का इंक्रीज शो नहीं करता है, ठीक है। और लिमिटिंग फैक्टर ये बन जाता है। ये जो लाइट का सेचुरेशन है ये 10% होता है पूरे जब सनलाइट इज़ फुल। ये एक्सेप्शन है जहाँ पे शेडेड और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे लाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर, मतलब रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है नेचर में। इंक्रीज इन इंटेंसिटी लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है तो भी जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिर आगे होगी नहीं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कार्बन डाई कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो इसकी कंसनट्रेशन होती है वो क्या है, बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में, और ये जो 0.03 या 0.04% होती है। तो ये जो इंक्रीज़ होता है कंसनट्रेशन का वो 0.05% होता है, जो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है CO2 के फिक्सेशन में। ये जो ये है ये किसके बियॉन्ड होता है, एक लेवल के बियॉन्ड होता है, मतलब जिससे कि वो डैमेज ना हो। Then we have C3 and C4 plant respond डिफरेंटली टू CO2 कंसनट्रेशन। तो जो C3 और C4 प्लांट हैं वो अलग अलग रिस्पॉन्सेज शो करते हैं CO2 की कंसनट्रेशन में। अगर लो लाइट की कंडीशन है तो कोई भी जो ग्रुप है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा CO2 की कंडीशन में। अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है तो C3 और C4 जो दोनों प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं रेट को फोटोसिंथेसिस के। जो इम्पॉर्टेंट नोट हमें ये करना है कि जो C4 प्लांट हैं वो सैचुरेशन शो करते हैं 360 का। जो C3 होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं CO2 का कंसनट्रेशन, और जो इनका सैचुरेशन है वो 450 के बियॉन्ड चले जाता है। तो ये जो करंट अवेलेबिलिटी है CO2 के लेवल की, वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है C3 प्लांट में। जो C3 प्लांट हैं वो हाइयर CO2 कंसनट्रेशन को इस तरीके से शो करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट बढ़ जाता है और जो हाई प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। तो कुछ ग्रीन हाउस केसेस में क्या है, जैसे टमाटो हो गया या बेल पेपर हो गया, इनको बहुत ज़्यादा इनरिच्ड CO2 इन्वायरमेंट मिलता है, तो इनकी यील्ड क्या होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब उनकी जो यील्ड होती है, टेम्परेचर जो है, जो डार्क रिएक्शन होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जो लाइट रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, तो ये अफेक्ट करता है कम, मतलब लेस एक्सटेंट तक, लेकिन डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, हाई फोटोसिंथेसिस का रेट शो करते हैं। C3 प्लांट क्या होते हैं, लोअर टेम्परेचर में ऑप्टिमम शो करते हैं। जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से, उनके अडेप्टिविटी के हिसाब से। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, क्योंकि प्लांट उसी इन्वायरमेंट, उसी टेम्परेचर क्लाइमेट में अडेप्टेड है।
Then the next which we have is water. तो even though water is one of the reactant in a light reaction, water खुद एक reactant होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. जो water होता है वो इफेक्ट करता है किसमें? वाटर एज अ फैक्टर इज मोर through its effect on plant rather than directly on photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली मतलब वो करने की जगह जो वाटर है वो क्या करता है, वो स्ट्रेस करता है स्टोमेटा में, और क्या करता है ये एक रिडक्शन जो होता है CO2 की अवेलेबिलिटी का वो. बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. तो वाटर क्या है, वो ये चीज़ अफेक्ट कर रहा है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको भी अफेक्ट कर रहा है. तो अब समरी ये है कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. जो प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोमेटा में होती है, उससे प्रिंसिपली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च ये सब बनता है. जो फोटोसिंथेसिस है ग्रीन प्लांट्स में होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 के फिक्सेशन के. प्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइट रिएक्शन की साइट होती है, इसमें कीमोस्मोटिक पाथवे होता है. तो ये कुछ हैं इसमें, ये वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल, सो यू कैन रीड इट अगेन. सो हेयर द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. तो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फोटोसिंथेसिस वाला. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रेस्पिरेशन. सो meet you in the next video of this NCERT series of class 11th. Till then, keep revising. Thank you.